अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन वैश्विक परिदृश्य में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। अभी फिलहाल जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हैं जो चाइना के दबाव में अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। अमेरिका के दबाव में काम करने का कारण यह रहा कि अमेरिका लंबे समय से एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने में सफल रहा। अब चाइना बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है, या बढ़ती हुई नहीं बल्कि बढ़ चुकी आर्थिक महाशक्ति है। अब चाइना भी चाहता है कि सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंटरफेरेंस ज्यादा हो, या अमेरिका जिस तरह से यूनिपोलरिज्म चला रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर नियंत्रण स्थापित करके, वो चाइना को बुरा लगता है। चाइना फिर से बाइपोलर वर्ल्ड बनाने की फिराक में है। इसके कारण से वो अमेरिका द्वारा दिए गए निर्णयों का हमेशा विरोध करता है, चाहे वो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मामले रहे हों अभी तक, चाहे वो आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मामले रहे हों, या फिर अभी एक नया संगठन स्थापित किया गया 30 मई 2025 को चाइना के द्वारा, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। यह मध्यस्थता के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसका आयोजन हांगकांग में किया गया 30 मई 2025 को, मतलब कि फ्राइडे को, मतलब कि कल 30 मई 2025 को। और इसको अटेंड करने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 400 थी, लगभग क्या 400 ही थी। और इसमें 85 देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और ये जो 85 देश शामिल हुए थे इसमें, ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के देश थे। और इनके अलावा 20 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। तो ऐसा संगठन बनाने की जरूरत क्या है, जब पहले से ही इस तरह के संगठन काम कर रहे हैं। इस तरह के दो संगठन पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसमें से एक संगठन का नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरे का नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये पहले से ही काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं किन्हीं दो देशों के बीच किसी विवाद को सुलझाने के लिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहले से ही 1945 से ही काम कर रहा है, और कई बार उसने अच्छे अच्छे निर्णय भी लिए हैं। तो क्या जरूरत है ऐसे संगठनों की स्थापना की? ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ये समझेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई जो है दो देशों के बीच, वो है बैलेंस ऑफ पावर की, शक्ति संतुलन की। और जो वर्तमान वैश्विक शक्ति संतुलन है, वो किसकी ओर झुका हुआ है? अमेरिका की ओर झुका हुआ है। और उस वैश्विक संतुलन को चाइना अपनी ओर झुकाना चाहता है। चाइना ये नहीं चाहता कि यूनिपोलर बने, या हो सकता है वो ऐसा चाहता भी हो, लेकिन कभी कम से कम वो ये तो अभी जरूर ही चाह रहा है कि एक बाइपोलर वर्ल्ड बने। और बाइपोलरिज्म को तोड़ने का प्रयास कौन करता है हमेशा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चाहे वो 1991 में रसिया का डिमोलिशन हो, रसिया के डिमोलिशन के बाद से अमेरिका इस दुनिया की एकमात्र ताकत बन गया, और उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर किसी न किसी तरह से अपना अधिकार जमा लिया। अभी आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, या युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित हुई, और दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ, सीज फायर हुआ, जिसका अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका उस अनाउंसमेंट के द्वारा दुनिया को संदेश दे रहा है। और अभी आज ही का स्टेटमेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति का कि दोनों देशों के बीच में हमने वॉर रुकवाया। तो वो जो वैश्विक दादागिरी की बीमारी है अमेरिका के पास, वो उसको किसी न किसी तरह से समय समय पर पूरी दुनिया को दिखाता रहता है कि देखो दुनिया वालों, मैं ही दादा हूं इस दुनिया का। तो चाइना क्या कहता है? नहीं, तुम नहीं हो, मैं भी दादा हूं इस दुनिया का। तो आप पीछे के हिस्ट्री में जाएंगे तो आप पाएंगे कि चाइना ने कई बार अमेरिकी डिसीजंस को ओवर रूल किया। उन्होंने कुछ और कहा, इन्होंने कुछ और किया। और ऐसा करने के लिए उसने देशों को अपनी ओर पोलराइज भी किया। अभी जैसे इसी केस में आप देखिए कि 85 देशों को बुलाया उसने, जो कि लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अलग अलग कॉन्टिनेंट से आए हुए थे। 400 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया, और 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें भाग लिया। तो ये क्या है अमेरिका, ये क्या चाइना कर रहा है? चाइना का ये प्रयास है कि वो एक पोल वो भी बने, चाइना भी बने। तो वैश्विक शक्ति संतुलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें इंडिया को वो जो घेरने की पॉलिसी है उसको भी कहीं ना कहीं वो लागू कर ले रहा है, क्योंकि थाईलैंड भी इसका मेंबर बना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंडोनेशिया भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर बना है, और उधर यूरोप में बेलारूस को भी इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर बनाया है। तो इस तरह से क्यूबा भी बना है। क्यूबा कहाँ है? अमेरिका के बिल्कुल बगल में है। तो इसको भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर बनाना, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन है उसका मेंबर बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये पूरी बात को इस तरह से नहीं देखना है कि वो मेंबर बन गया तो इसका कोई फर्क नहीं। वो इंटरनेशनल
पावर बैलेंस का गेम है ये सारा कुछ। तो इस तरह से चाइना एक वैश्विक शक्ति संतुलन बनाना चाह रहा है। इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर उसने कई ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका को ओवर रूल किया वैश्विक शक्ति संतुलन में। अच्छा, इंडिया कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है जिससे चाइना कहता है कि हमारी सुरक्षा को खतरा है, तो वो भारत को संतुलित करने के लिए ऐसे बहुत सारे संगठनों को बनाता रहता है। तो ये क्या है, ये संगठन कैसे काम करेगा, इसकी बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो एज एन अल्टरनेटिव टू द इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इनके अल्टरनेटिव के तौर पे ये काम करेगा। तो जरूरत क्या है अल्टरनेटिव बनाने की, बस दादागिरी का खेल है सारा कि तुम दादा के मैं दादा। 37 कंट्रीज ने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया और चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इसको डिस्क्राइब किया कि ये क्या होगा, फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल लीगल ऑर्गेनाइजेशन होगा जो क्या करेगा, टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन। ऐसा कहा गया ग्लोबल टाइम्स के द्वारा। जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में मिल नहीं पाई है कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ये मीडिएशन के लिए काम करेगा। ये मीडिएशन का मतलब कि मध्यस्थता के लिए काम करेगा और हेड ऑफिस इसका हांगकांग में होगा। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कम्बोडिया ये सब इसके देश हुए हैं। इनको शामिल करते हुए 33 देश इसमें शामिल हैं और हांगकांग इसका हेड ऑफिस बनेगा। हांगकांग में हेड ऑफिस बनेगा और हांगकांग की जो सरकार है उसके जो प्रमुख है जॉन ली, उन्होंने कहा कि मैं पूरी ताकत से इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का साथ दूंगा और मैं चाहूंगा कि ये पूरी तरह से सफल हो। अगर आपको ये समझना है कि बाकी जो दो संगठन हमने पहले बताए उनसे ये अलग कैसे है, तो उनसे अलग तो खैर है नहीं है। ये मैंने कहा ना कि केवल शक्ति संतुलन का मामला है, लेकिन फिर भी अगर दोनों में एक तुलना आपको समझनी हो तो आप यहां से समझ सकते हैं। कैसे दोनों में तुलना करेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो इसको चाइना ने स्टैब्लिश किया है, हांगकांग इसका हेड ऑफिस है। 30 मई 2025 को इसमें इसको शामिल किया गया और चाइना का प्रभाव इसमें ज्यादा रहेगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। 37 कंट्रीज इसमें शामिल हैं जिनमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, कंबोडिया। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी जियोग्राफिक लोकेशन के अनुसार से। इसका उद्देश्य क्या है? रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ओनली थ्रू आर्बिट्रेशन, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा संविधान ही हमारी सरकार को ताकत देता है कि किन्हीं दो देशों के बीच होने वाले विवाद में हमारा देश मध्यस्थता निर्मित करेगा और ये प्रयास करेगा कि दोनों देशों के बीच होने वाले विवाद का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाए। द एग्रीमेंट विल बी वॉलंटरी, क्योंकि ये मध्यस्थता करने वाला संगठन है तो मध्यस्थता करने वाले संगठन कभी भी बाध्यकारी नियम नहीं बनाते हैं। द एग्रीमेंट विल बी वॉलंटरी, इफ एनी पार्टी डज नॉट एग्री देन देयर विल बी नो डिसीजन। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी इस मध्यस्थता द्वारा जो विकल्प उपस्थित किए गए हैं उनको मानने से मना कर देती है तो उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस मध्यस्थता में चाइना जो प्रस्ताव रखेगा देशों को वो मानने के लिए बाध्य करेगा, कई तरह से बाध्य करेगा, क्योंकि वो विस्तारवादी नीति का है। फिर उसकी जो अपनी पॉलिसी ऑफ डेप्ट है, ऋण देने की जो नीति है दूसरे देशों को, उसके द्वारा पैसे वैसे लेके दबाव बनाएगा और जो रीजनल बैलेंस है उसमें अपने प्रभाव को बढ़ाएगा। इन दिस अलॉन्ग विद कंट्रीज, सिटीजन ऑफ अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कैन फाइल केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा वो और भी गतिविधियों को, और भी वैश्विक गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा चाइना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है और दोनों में अंतर क्या है? उसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है, इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग जो है नीदरलैंड की राजधानी है। वो 2025 बनाया गया, ये 1945 में बनाया गया, मतलब कि उससे काफी साल पहले, लगभग 80 साल पहले वो बनाया गया। इसमें कोई जज नहीं है। इट हैज 15 जजेस हु आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है उसके द्वारा, और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा 9 वर्षों के लिए 15 जजों का चुनाव किया जाता है। इट वर्क्स अंडर द यूएन चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है 1945 का, उसके अंतर्गत ये काम करता है। ऑल यूएन मेंबर्स कंट्रीज आर इट्स मेंबर, जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र हैं वो सब इसके सदस्य भी हैं। इट इज अ फॉर्मल कोर्ट, ये एक तरह से औपचारिक न्यायालय है। विच गिव्स बाइंडिंग डिसीजंस, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये केवल वॉलेंट्री होगा और ये केवल आर्बिट्रेशन होगा, ये एक तरह से मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगा, इसकी कोई भी निर्णय बाध्यकारी नहीं हो सकते। तो ऑन इंटरनेशनल लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय देती है और इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। ओनली कंट्रीज कैन फाइल केसेस इन इट, केवल देश ही इसमें
मुकदमे फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में आप अंतर को समझ सकते हैं। और उन जैसा कि पीछे बात कही गई है कि इट विल वर्क ओनली फॉर मीडिएशन, ये केवल क्या करेगा, मीडिएशन के लिए काम करेगा, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड बिटवीन सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री और बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये मीडिएशन करेगा, और मीडिएशन का मीडिएशन में इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी नहीं होगा। रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन ओनली। तो ये आप जानते रहिए। ये तो ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा ना कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और चाइना का पूरा जो खेल है इसको बनाए जाने के पीछे वो यही है कि कैसे उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ जाए और पूरी दुनिया में उसके प्रभाव बढ़ते जाएं। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। चीन का जो विदेश मंत्री है वांग ली, उसने कहा कि इसके आने से विन विन सिचुएशन बनेगी। दोनों पक्ष जैसे न्याय होता है तो एक हारता है एक जीतता है, तो इसमें हार जीत नहीं होगी, विन विन सिचुएशन होगी, हम इस तरह से मीडिएशन करेंगे। तो ये उसके प्रभाव को बढ़ाएगा। कैसे प्रभाव को बढ़ाएगा, मैंने पीछे आपको बताया, चाइना की जो डेप्ट पॉलिसी है और उसका एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड, ये दोनों चिंता का विषय है इस संगठन के को लेकर कि इन दोनों पॉलिसीज के माध्यम से वो इस तरह के संगठनों का दुरुपयोग करेगा और अपने प्रभाव को बढ़ाएगा। धन्यवाद।